वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक में जाने से पहले आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा देख रहे हैं। जैद आमिद ब्रास टैक्स फेम इज विद मी राइट नाउ। और आप भी इस प्रोग्राम में कॉल्स करें और अपनी राय दें, और प्लीज़ राय ये दें कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलना है, हमें इसको कैसे मुस्तहकम करना है, और हमें ये यौम आज़ादी कैसे मनाना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं। एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि जी 60 साल पहले, 61 साल पहले हम लोग एक कौम थे, एक नेशन थे जो एक मुल्क की तलाश में थे। आज हमारे पास मुल्क है और हम एक कौम की तलाश में हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि सही तौर पे यौम आज़ादी वो लोग मनाते हैं जो आज़ाद हों, जो मुआशी तौर पे आज़ाद हों, फ़िक्री तौर पे आज़ाद हों, जो अपनी सोच में आज़ाद हों और अपनी जुस्तजू में आज़ाद हों। जैद साहब, व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए लुकमान, बात आपकी ठीक है। आज़ादी सिर्फ जोग्राफिक आज़ादी को नहीं कहते हैं। सबसे ज़्यादा ग़ुलाम इंसान वो होता है जिसकी फ़िक्र और जिसकी सोच ग़ुलाम हो जाए। और जब इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालने के लिए ये दीन आया तो इसने सबसे पहले लोगों की फ़िक्र और सोच को आज़ाद किया था। देखिए, हम आपको कुछ मिसालें देते हैं कि जब रोमन्स ने जब मुसलमान फ़ौजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में निकल कर जाती हैं और एक साथ मुसलमान पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराते हैं। ये अरब के वो बद्दू जिनके जिस्मों पे कपड़े नहीं थे, जिनकी तलवारों के न्याम नहीं थे, जिनके घोड़े लागर थे, जब ये फौजें निकलती हैं जिनके पास कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं था, जिनके पास कोई मिलिट्री कोड और डिसिप्लिन नहीं था, कोई ऑफिसर रैंक्स नहीं हुआ करते थे, रैंकर को ऑफिसर और ऑफिसर को कमांडर इन चीफ को रैंकर ओवरनाइट बना दिया जाता था। जब ये फौजें यहां से निकल कर गईं और पर्शियन और रोमन एम्पायर को टकराईं, जो कई कई 100 साल से वहां हुकूमतें करते फिर रहे थे, एक तरफ पर्शिया में और इराक में पर्शियन एम्पायर थी और उस तरफ सीरिया में रोमन एम्पायर थी और पैलेस्टाइन में, तो उन दोनों एम्पायर के लिए ये गैर मामूली अचंभे और हैरानी की बात थी कि ये अरब के फाका कश जो कि मौत से डरते नहीं, लेकिन ये कहां से निकल कर आया और किस नजरिए पे है। तो इनको बुला के पूछा गया। रोमन्स ने बुलाया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज से कि अपने किसी सफीर को भेजो, जरा मालूम तो करें कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। और रोमन्स ने जो अपना दरबार सजाया और खूबसूरत किस्म का दरबार और पूरे ग्रैंडियर और जलाल के साथ उनका कमांडर बैठा और फौजें बिछाई चारों तरफ और बड़े बड़े शामियाने और बड़े बड़े खेमे और कालीन जमीन पर बिछाए गए, तो जब मुसलमान सफ़ीर फटे पुराने कपड़ों में और लागर घोड़े पे और तलवार बगैर न्याम की वहां पहुंचते हैं, तो अपने नेज़े से उसके कालीन को काटते हुए उस कमांडर इन चीफ के सामने पहुंचे और उसके साथ जाके बैठ गए। लोगों ने इसको खींच के नीचे गिरा दिया कि बादशाह के साथ या कमांडर के साथ बैठना बेअदबी। तो फिर अपना खंजर निकाल के कालीन को काटा और कालीन उखाड़ के फेंक दिया और जमीन पर बैठ के कहा कि अब मैं अल्लाह की जमीन पर बैठ के बात करूंगा, और उसको टर्म्स देते हैं कि बात करो हमारे साथ। कैरेक्टर देखिए उनका, क्या रोब तारी हुआ होगा उन रोमन्स के ऊपर कि ये किस किस्म की कौम है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लिटरली फाका में रहती है। और जब जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को भेजा कि दुश्मनों की तरफ, रोमन्स की तरफ जाके जरा जासूसी करो, और हजरत कैका रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब उनको, या हजरत ज़र्रार थे, ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनको भेजा गया तो बिल्कुल रोमन्स की फौज के पास खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे कि रोमन्स किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 30 रोमन्स भेजे गए हजरत ज़र्रार को गिरफ्तार करने के लिए, और हजरत ज़र्रार ने उनको अपनी तरफ ड्रॉ किया और आहिस्ता आहिस्ता रोमन कैंप से इतना दूर उनको ले आए ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए पीछे से ना आ सके। और जो पलट के हमला किया है तो 30 में से 19 रोमन्स कत्ल कर दिए। वन मैन किल्ड 19। इस बात पर हैरान होकर रोमन बादशाह ने जासूस भेजा जो मुसलमानों के कैंप में आकर, जिसका काम यह था कि जासूसी करके देखे कि मुसलमानों का कैरेक्टर क्या है। और उसने वो तारीखी जुमले कहे हैं जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं कि जब एक रात उसने मुसलमानों के कैंप में गुजारी तो उसने वापस आके कहा कि ये लोग रोहबान बिल्लैल व फुरसान बिन नहार, ये लोग रात को राहिब हैं, दुनिया से काम ही कोई नहीं, सारी रात खड़े होकर इबादत करते हैं, और दिन में इनको देखो तो ऐसे शहसवार हैं कि लगता है दुनिया से और कोई काम वास्ता नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त डॉक्टर जमाल हैं इस्लामाबाद से, होल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी जी, आपको बड़ी देर से होल्ड कराया हुआ। कौन साहब आपकी आवाज बिल्कुल, मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको बड़ी देर से होल्ड कराया हुआ। अभी तक नहीं जी, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? काफी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर। मुझे रुकमान साहब आपसे सिर्फ ये पूछना कि आप एक आर्मी डिक्टेटर के उस पे मिनिस्टर कैसे बने? आई मीन दैट इज सरप्राइजिंग फॉर मी। वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, बट यू नो यू आर सच अ फैंटास्टिक पर्सन
لیکن جیسے آپ پریچ کرتے رہتے ہیں the worst democracy is better than the best martial law or whatever. حامد صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ دنیا میں اسلام کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ سورہ کرام میں اگر آپ پڑھیں تو 100 دفعہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ فرقہ واریت والوں پر لعنت ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ حنفی ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا دیوبندی ہیں تو آپ نے تو اسلام کی اسپرٹ کو ختم کر دیا. تو اس کے بعد ہم کون سے مولوی، کون سے عالم اور ایون حامد صاحب کے پیچھے بھی کیسے چلنے کو تیار ہوں؟ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بالکل ڈالتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کے سوال کا جواب میں دیتا چلوں کہ میں کسی ڈکٹیٹر یا کسی آمر کا میں منسٹر نہیں تھا. میں منسٹر تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک جو ہے وہ پرچم سرنگوں تھا ہمارا. اور چوتھے دن یا 5ویں دن جب فلیگز آ گئے اوپر واپس تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی فلیگ لگا کے گاڑی پہ نہیں نکلنا چاہیے, کوئی حملہ نہ کر دے, کوئی یہ نہ کر دے. تو میں نے کہا اگر ہم اپنے ہی پرچم سے شرمندہ ہوں اور خوفزدہ ہوں تو پھر ہمیں اس کو لہرانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. سو آئی ڈیڈ فلائی دا فلیگ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. اور جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک بات میں آپ کی کریکشن میں ذرا سی کر دوں کہ پوری دنیا میں اسلام کا حال برا نہیں ہے, پوری دنیا میں مسلمان کا حال برا ہے. اسلام الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہماری ذاتوں کو خطرہ ہے کیونکہ ہم اسلام کا پرچار بھی کرتے ہیں اور صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں. فرقہ واریت کا جو آپ نے پوچھا, یس زید صاحب یہ ایک بڑا کانفلکٹ ہے کہ میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ یہ کہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو ہر یعنی جو ہمارے قوانین ہوں گے, جو کانسٹیٹیوشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ اسلام کے مطابق ہوں گے. اور جتنے ہمارے مین فرقے ہیں ان کی شریعت کو آگے لے کے وہ چلیں گے, جبکہ قرآن تو فرقہ واریت کو کنڈیم کرتا ہے. اور یہ ڈاکٹر جمال نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ کس قسم کا اسلامی ملک کا ایک آئین ہے کہ جو I look at it, there's a big contradiction over there. دیکھیے یہ کنٹرڈکشن, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پرابلم اسلام کے ساتھ نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. مسلمز ہیو دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ دے آر دا ورسٹ سیلسمین. شاید برنارڈ شو نے کہا تھا یہ بات, اور یہی ہماری انفارچونیٹلی پرابلم رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے کم از کم 60 سال 70 سال میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں آیا. انتقال کے بعد انسانوں کو رول ماڈل چاہیے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر رول ماڈل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولیس کو, شیطان کو نصیحت کی تھی کہ اس قوم کو تباہ کیسے کرنا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی بات کہی گئی تھی کہ یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. دیکھیے کوئی لیڈر, آج ہم آپ کو صاف بات بتا دیتے ہیں, مسلم دنیا کا کوئی لیڈر امت کو جمع نہیں کر سکتا جب تک خود اس لیڈر کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہ بنا رہی ہو. یہ ایک صرف ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس پر یہ امت متحد ہو سکتی ہے, اور روح محمد کو دوبارہ اس امت میں پیدا کرنا پڑے گا. ہم کو اپنا ایک ایموشنل اسپرچول ریلیجس تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دوبارہ قائم کرنا پڑے گا. ہم ان کے امتی ہونے کا کلیم بھی کرتے ہیں, ان کو اپنا رسول بھی مانتے ہیں,